हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 78 कवर करेंगे, जो कि यूपीपीसीएस एंड आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सीरीज़ में हम लोग 77 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ किस तरीके से मिलनी है वो साइट पर विजिट कीजिए, वहाँ पर पूरी टेस्ट सीरीज़ का प्रोसेस दे रखा है। अगर वहाँ नहीं जा सकते हो तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। पहला क्वेश्चन कथन और कारण वाला है, जिसमें कथन दे रखा है वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि, यानी इसका रीज़न दे रखा है, हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शंस एज ऑलवेज वही दिए गए हैं, कथन एवं कारण दोनों सही हैं, और कथन जो है वह कारण की सही व्याख्या भी करता है। कथन एवं कारण सही है, लेकिन कथन जो है कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है कथन सही है परंतु कारण गलत है, या फिर कथन गलत है परंतु कारण सही है। एक्चुअली वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है, ये तो सही बात है, लेकिन इसका जो रीज़न दे रखा है ना कि हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, इस वजह से ऐसा किया जाता है, तो ये गलत है। मतलब रीज़न सही है लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला वायु तत्व है। वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि ये काफ़ी हल्की होती है, इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है कार ईंधन में नॉकिंग से बचने के लिए लेड टेट्रा एथिल का प्रयोग किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है भारी वाहनों में डीजल का उपयोग उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए किया जाता है। ऑप्शंस है केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या फिर ना तो एक और ना ही दो। एक्चुअली कार ईंधन में नॉकिंग से बचने के लिए लेड टेट्रा एथिल का प्रयोग किया जाता है, कथन सही है। सेकंड स्टेटमेंट भारी वाहनों में डीजल का उपयोग उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए किया जाता है, ये भी सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। उपयुक्त दोनों कथन सही है और केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रेशम, चमड़ा, रेशम और नायलॉन, इनमें से कौन प्राकृतिक बहुलक है? ये रेशम 2 बार दे दिया है, ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शंस दे रखे हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 2 3, या फिर 1 2 3 4। देखिए एक्चुअली जो करेक्ट आंसर है वह है 1 2 3। रेशम 2 बार दे दिया है, ठीक है, लेकिन आंसर अब देखा जाए तो ये सही होना चाहिए, क्योंकि नायलॉन नहीं है, इसलिए आंसर आपका अब ए मान लीजिए या फिर सी मान लीजिए, दे रखा है तो। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऊन, रेशम, चमड़ा सभी प्राकृतिक बहुलक हैं, परंतु नायलॉन जो है वह प्राकृतिक बहुलक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः होती है क्या? और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर मीथेन। तो उनमें सबसे ज़्यादा मीथेन जो है मिश्रण में मुख्यतः जो होती है वह मीथेन गैस होती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः मीथेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने हाल ही में किस देश को गश्ती जहाज पीएस ज़ोरोस्टर सौंपा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है मालदीव, युगांडा, श्रीलंका, या फिर सेशेल्स। तो ये सौंपा गया है सेशेल्स को। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति वेवल रामकलवान के बीच आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने औपचारिक रूप से 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज पीएस ज़ोरोस्टर को सेशेल्स को सौंप दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में किसको नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन से नीता अंबानी, इंदिरा नूई, सुनंदा गोदरेज, या फिर गुनीत मोंगा। तो यह सौंपा गया है गुनीत मोंगा को। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यह दूसरा सबसे बड़ा फ्रांसीसी नागरिक सम्मान है, ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, या फिर 13 अप्रैल। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 11 अप्रैल को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस
हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस वाइट रिबन अलायंस इंडिया द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसे गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और प्रसव संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के शीर्ष जनसंख्या वाले राज्य क्रमशः हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में यहाँ नहीं पढ़ूंगी, ये सेम होते हैं, इस वजह से बहुत इरिटेटिंग लगता है। डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या है। शीर्ष जनसंख्या वाले राज्य, ठीक है, उत्तर प्रदेश है फर्स्ट नंबर पर, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल सही है। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा इसमें। भारत के शीर्ष जनसंख्या वाले राज्य क्रमशः हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार व मिजोरम। प्रश्न इनसे संबंधित ये पूछा गया है कि उपयुक्त राज्यों से किस में कोई अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है, और ये चीज़ मैं कवर कर चुकी हूँ जनजातियों वाले टॉपिक में, जो कि वन लाइनर टॉपिक वाइज सीरीज़ चल रही है जियोग्राफी की, उसमें। ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 3, 4, यानी कि सभी राज्यों में नहीं है। तो अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है, देखिए अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, लक्षद्वीप में भी नहीं है, अंडमान मिजोरम में तो है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सी करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। मिजोरम में सबसे कम अनुसूचित जाति निवास करती है, 0.1%। ओके, नेक्स्ट है 2001 से 2011 की जनगणना के मध्य लिंगानुपात में कितना बदलाव हुआ है। ऑप्शंस हैं 5%, 10%, 15% या फिर 20%। करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों का? 10%, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 2001 से 2001 से 2011 की जनगणना के मध्य लिंगानुपात 10 का बदलाव हुआ है, जो कि 933 से 943 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है फलोत्पादन, शाकोत्पादन, पुष्पोत्पादन या फिर मसाला उत्पादन। इनसे संबंधित प्रश्न ये है कि किसको उद्यान विज्ञान के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2 को, केवल 3 को, केवल 3 और 4 को या फिर 1, 2, 3, 4 यानी सभी को शामिल किया जाता है। तो देखिए जो आपका उद्यान विज्ञान है इसके अंतर्गत शाकोत्पादन एंड मसाला उत्पादन, पुष्पोत्पादन और फलोत्पादन चारों को शामिल किया जाता है, इसलिए आंसर आपका डी होगा करेक्ट। एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, उद्यान विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। तो ऊपर वाली ऑप्शन दे रखे हैं फलोत्पादन, शाकोत्पादन, पुष्पोत्पादन, मसाला उत्पादन, इसके अलावा फलों तथा सब्जियों का परिरक्षण, इन सबको इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है अमरूद में कौन सा विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर क्या, मतलब 4 ही ऑप्शन है, मैं आगे क्या पढ़ूँगी। ठीक है, तो अमरूद में कौन सा विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ये भी एग्रीकल्चर का ही क्वेश्चन है। अमरूद को गरीबों का सेब कहा जाता है। ठीक है, इलाहाबाद उत्तम अमरूद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है यूपी स्पेशल में, अगर पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो ये आता है। इसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। बीच वाला फैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। ऑप्शंस हैं यहाँ पर मृदा और सर्वाधिक क्षेत्रफल दे रखा है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो कूट तो दिखाई दें आप लोगों को, चलिए यहाँ से मैच कीजिए। मृदा और सर्वाधिक क्षेत्रफल, काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? सभी को पता होगा ये तो, महाराष्ट्र में है। इसके अलावा लाल मिट्टी की अगर हम बात करें तो वह तमिलनाडु में है, और इसके अलावा लैटेराइट मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ इन केरल, एंड क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश। क्या आंसर होता है इसके अकॉर्डिंग? ए का 4 है और ए का 4 एक ही में है, डी में, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। आंसर डी करेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी।
सही है। मृदा और सर्वाधिक क्षेत्रफल, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। काली मृदा सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है, लाल मृदा तमिलनाडु में और लैटेराइट केरल में। क्षारीय मृदा सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग का नाम कब बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया? ऑप्शंस दे रखे हैं 1964 में, 1968 में, 1985 में या फिर 1995 में। ठीक है, तो इसका नाम जो है बदला गया था 1985 में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके। कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण करने के लिए खाद्य मूल्य नीति समिति 1964 की सिफारिशों के आधार पर, एक सेकेंड मैंने कुछ गलत तो नहीं बता दिया, 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई और 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई समिति बनती है या फिर कोई भी अधिनियम बनता है, ठीक है, तो वह किसी एक पर्टिकुलर ईयर में बनाए जाते हैं, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंट होता है, उनके द्वारा जो रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, जो भी उनके द्वारा अधिनियम या फिर सिफारिश दी जाती हैं, उनको इम्प्लीमेंट 2 या 3 साल बाद या फिर उसके अगले साल ऐसे लागू किया जाता है। तो उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हम कंफ्यूज जाते हैं। जैसे कि यहाँ ये समिति बनी है 1964 में, लेकिन इसका जो बनाई हुई सिफारिशें थी वो इम्प्लीमेंट हुई है 1985 में। इसी तरीके से एक क्वेश्चन था कि जो मतदान करने की उम्र है वह 21 से 18 की गई थी, ठीक है। अब किस एक्ट के थ्रू की गई थी? तो वह अधिनियम बना था 1988 में, लेकिन वह इम्प्लीमेंट हुआ था 1989 में। तो अगर प्रश्न बनता है कि कब लागू हुआ था, तो 1989 होगा। अगर प्रश्न आता है किस अधिनियम के तहत ये हुआ था, तो वह 1988 अधिनियम के तहत हुआ था। इस चीज़ में लोग कंफ्यूज जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे ऐसी चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रमुख खाद्यान्न के अंतर्गत गेहूं, धान तथा जौ को शामिल किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, मोटे खाद्यान्न के अंतर्गत मक्का, ज्वार, बाजरा को शामिल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? प्रमुख खाद्यान्न के अंतर्गत गेहूं, धान, जौ को शामिल किया जाता है, सही है। और मोटे खाद्यान्न के अंतर्गत मक्का, ज्वार, बाजरा आते हैं, बिल्कुल सही है। इसलिए आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? ऑप्शंस दे रखे हैं, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र नागपुर में है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में है और केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में है। सारे सही हैं। ये पुणे में है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि यही इनकरेक्ट है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लें इसका एक बार। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे में स्थित है, न कि नागपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान दिया गया है? ऑप्शन है, माइकल शूमाकर को, सेबेस्टियन विटेल को, लुइस हैमिल्टन को या फिर इनमें से किसी को भी नहीं। किसको दिया गया है ये? यह सम्मान लुइस हैमिल्टन को। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन को यूनाइटेड किंगडम द्वारा न्यू ईयर ऑनर्स सूची में नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन देश की सबसे बड़ी प्रमोटर कंपनी बन गई है? ऑप्शन है, रिलायंस, आदित्य बिरला ग्रुप, HCL या फिर टाटा सन्स। जो कंपनी बनी है सबसे बड़ी प्रमोटर कंपनी, वो आपकी टाटा सन्स है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सूचीबद्ध कंपनियों के प्रमोटर के रूप में टाटा सन्स ने सरकार को भी पीछे कर देश की सबसे बड़ी प्रमोटर कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पुस्तक का नाम दे रखा है, द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं, अशोक रेड्डी, अशोक लवासा, सुनील अरोड़ा या फिर SY कुरैशी। ये पुस्तक SY कुरैशी ने ही लिखी है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने हाल ही में द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली से उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले सीमा बनाते हैं?
ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या फिर 4। आपको क्या लगता है कितने जिले सीमा बनाते हैं, ये प्रश्न है। 2 जिले ही सीमा बनाते हैं ना। एक तो गौतम बुद्ध नगर है और दूसरा आपका गाजियाबाद है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, मैप अच्छे से देखा होगा तो आंसर कर पाएंगे आप। ठीक है, वो तो खैर, लेकिन पीडीएफ की आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि टेस्ट सीरीज़ जो पूरी टेस्ट सीरीज़ है उसके थ्रू ही पीडीएफ मिल पाएंगी, क्योंकि ये उसी टेस्ट सीरीज़ के ही टेस्ट हैं जो हम यहाँ पर कवर कराते हैं। सो ठीक है, बाकी और कोई तो कुछ इसमें खास बात है नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।